हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम HCS के लिए करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं पिछले एक साल के। इससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके करंट अफेयर्स कवर कर लिए, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस हो गया। देन इज इन्वायरमेंट के हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे। आज आपका इन्वायरमेंट का थर्ड लेक्चर है। दैट मीन्स ओवरऑल आज आपका डे 12 है, जिसमें आप HCS प्रीलिम्स के लिए, जो कि जुलाई में है, उसके लिए आप करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की न्यूज़ से। इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ कवर करेंगे आज हम। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे HCS प्रीलिम्स के नाम से आपको कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप जो करंट अफेयर्स की PDF है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमने वहाँ पे डाली हुई है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। इन द सेम वे हमने HCS की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं, ऐसे ही फाउंडेशन कोर्स को हमने लॉन्च किया हुआ है। आप एक बार जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर किया हुआ है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की सबसे पहली इन्वायरमेंट की न्यूज़ से। तो रिसेंटली एक सियोल डिक्लेरेशन हुआ था। तो सबसे पहली बात तो जो सियोल डिक्लेरेशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, कहाँ पे इसको साइन किया गया, तो साउथ कोरिया के अंदर सियोल वाले रीजन में इसको साइन किया गया। वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दैट इज़ 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। ठीक है, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री के ऊपर ऐसे ही कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती रहती हैं। रिसेंटली ये सियोल में हुई थी, तो वहाँ पे एक डिक्लेरेशन साइन होगी जिसको उन्होंने बोल दिया सियोल डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन के अंदर उन्होंने ये बोला कि हम 2030 तक जितने भी फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हुई है, डिफॉरेस्टेशन हुई है, उसको हम ट्रिपल करेंगे 2030 तक। दैट मीन्स यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंक्लूड करने की बात करी गई है, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे अलग अलग NGOs हो, उन सबको इंक्लूड करके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करेंगे। और 2030 तक जो एफॉरेस्टेशन के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको ट्रिपल करने की बात हुई है। तो आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की, तो हर 6 सालों बाद इस कांग्रेस को कंडक्ट करवाया जाता है। तो रिसेंटली ये साउथ कोरिया वाले रीजन में हो रही है। इससे पहले एशिया वाले रीजन में फर्स्ट कांग्रेस को कंडक्ट करवाया गया था, जो कि 1978 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, जो कि 2018 के अंदर आई थी। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए थी क्योंकि इसकी जो डेट है उसको अमेंड कर दिया गया है। तो अगर मैं बात करूँ नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में, तो ये बोला गया था कि हम इथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है वो 20% करेंगे पेट्रोल के अंदर। इन द सेम वे डीजल के अंदर हम बायोडीजल 5% ब्लेंड करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जो पेट्रोल होता है अगर उसके अंदर 20% इथेनॉल डाल दिया जाए तो उसमें जो पेट्रोल की क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, और जो इथेनॉल है वो इतनी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करता है। ठीक है, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे एक बायोफ्यूल की पॉलिसी आई थी। अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट्स ये हुई हैं कि हमने पहले ये बोला था कि हम 2030 तक 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे, लेकिन अब इस डेट को इन्होंने एडवांस कर दिया है और ये बोला है कि हम 2025-26 तक ही पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो इसीलिए बढ़ाया क्योंकि 10% जो ब्लेंडिंग है वो अचीव हो चुकी है और 20% ब्लेंडिंग जो है वो 2030 तक की लिमिट थी, लेकिन अब इन्होंने एडवांस करके 2025-26 तक कर दिया है। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। इवन इस अमेंडमेंट के अंदर ये भी बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टॉक्स हैं, फीड स्टॉक्स हैं, वो इंक्रीज़ किए जाएंगे। जैसे आपको पता है कि इथेनॉल बनाने के लिए यहाँ पे एक सबस्ट्रेट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि शुगर केन का यूज़ किया जाता है। शुगर केन से फिर फर्मेंटेशन होती है, फिर इथेनॉल बनता है। तो इन द सेम वे यहाँ पे फार्मर्स इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए भी इस पॉलिसी के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपने बायोफ्यूल पॉलिसी से याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो अर्थ समिट है 1992 के अंदर हुई थी, इस टाइम पे क्लाइमेट्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें एक तरह से ध्यान दे रहे थे कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें करी जानी चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो बनकर आई थी, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम UNFCCC भी कहते हैं। इन द सेम वे कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD भी आया था, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो ये भी बन के आया था 1992 में। इन द सेम वे एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो कि डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए बनी थी। तो अब इन कन्वेंशंस के लिए अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस को कंडक्ट करवाया जाता
है। तो UNCCD दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की जो कॉन्फ्रेंस नंबर 15 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 15 है, अभी रिसेंटली कंडक्ट करवाई गई। कहाँ पे कंडक्ट करवाई गई? तो अफ्रीका का जो वेस्टर्न अफ्रीका वाला रीजन है वहाँ पर एक आइवरी कोस्ट करके कंट्री है, उसकी अबिदजान करके एक सिटी है, यहाँ पर ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15 जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर कंडक्ट करवाया गया है। आपने इसकी थीम याद रखनी है कि लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। दैट मीन्स यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बात करेंगे कि कैसे डेजर्टिफिकेशन को रोका जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेस्ट का लैंड है उसको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, एफॉरेस्टेशन किया जाना चाहिए, ड्रॉट्स वगैरह को प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ही ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स बर्ड। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली गई है जो कि बर्ड्स इंटरनेशनल ने निकाली है। इस रिपोर्ट के अंदर बर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि कितनी ऐसी बर्ड की पॉपुलेशन है जो कि थ्रेटेंड की कैटेगरी में है, उसमें से कितनी ऐसी पॉपुलेशन है जो कि इन्वेजिव स्पीशीज़ होने की वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही है। इन द सेम वे पोल्यूशन होने की वजह से कितने बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया है कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं उसमें से जो 48% स्पीशीज़ हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो रही है। तो आपने याद रखना है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड बर्ड रिपोर्ट जो है वो बर्ड इंटरनेशनल निकालता है, इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पे मैंने आपको कुछ डाटा भी दिखाया हुआ है जिसके अंदर बताया है कि बर्ड्स की पॉपुलेशन किन किन रीजन्स की वजह से डिक्लाइन हो रही है, जैसे हैबिटेट लॉस हो गया, देन इज पोल्यूशन हो गया, है ना, इन सब चीज़ों से डिक्रीज़ हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक इनिशिएटिव के बारे में जिसका नाम है प्रकृति एंड ग्रीन इनिशिएटिव फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो रिसेंटली हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। सबसे पहली बात तो ये इनिशिएटिव इस चीज़ के लिए है ताकि हमारी कंट्री के अंदर जितना भी प्लास्टिक है, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो गया, उनको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। एक तरह से यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करवाने के लिए भी इस इनिशिएटिव को लिया गया है ताकि लोगों को बताया जा सके कि जो आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक करते हो, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा हैजार्डस होती है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इन द सेम वे रिसेंटली फरवरी वाले मंथ में यहाँ पे कुछ रूल्स जो हैं वो निकाले गए थे प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जुलाई 1 से यहाँ पे कुछ जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उसको बैन कर दिया जाएगा। जैसे कि ईयरबड्स के अंदर जो प्लास्टिक की स्टिक यूज़ होती थी, इन द सेम वे जो बलून्स के अंदर प्लास्टिक की स्टिक्स यूज़ होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर बैन कर दिया गया है। इवन ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं इसमें ये भी बोला गया कि जो प्लास्टिक के जो कैरी बैग्स हैं उसकी जो थिकनेस है उसको इंक्रीज़ करा जाना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जो प्लास्टिक के बैग्स हैं अगर उनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा कम हो तो वो रिसाइकल होने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, नहीं हो पाते वो रिसाइकल एक तरह से। अगर इनकी जो थिकनेस है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए तो वो ईजिली रिसाइकल हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस मैनेजमेंट रूल्स के अंदर यही बताया गया कि जो प्लास्टिक के कैरी बैग्स हैं उसकी जो थिकनेस है वो 50 माइक्रोन से 75 करी जाएगी। इन द सेम वे दिसंबर तक फिर इसको 100 माइक्रोन्स तक लाया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में याद रखनी है। इवन यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई दैट इज़ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी कंपनी ने कोई भी प्लास्टिक की चीज़ बनाई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है उसको रिसाइकल करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने किसी कस्टमर को अपनी जो सर्विसेज वगैरह है, प्लास्टिक बैग्स वगैरह हैं वो दिए। अब वो जो कस्टमर है वो जो प्लास्टिक बैग्स यूज़ करने के बाद दोबारा से उसी को आकर वापस करेंगे और इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उन प्लास्टिक कैरी बैग्स को दोबारा से रिसाइकल करवाएं। ठीक है, ये चीज़ें आपने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुजलम 2.0 ग्रे वाटर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट के बारे में। तो आपको बता दूं जो ग्रे वाटर है उसको रिसाइकल करने के लिए यहाँ पर अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए। सबसे पहली बात तो ग्रे वाटर होता क्या है, देखो हमारे जो हाउस है उसके अंदर जितना भी कपड़े धोने के अंदर, बाथिंग के अंदर अलग अलग पर्पसेस के लिए जो वाटर यूज़ किया जाता है उसको हम ग्रे वाटर कहते हैं। दैट मीन्स ये जो वाटर है इसके अंदर कुछ ना कुछ जो केमिकल्स हैं जैसे डिटर्जेंट्स वगैरह हो गए हैं ना, वो डिशेस वॉश करने के टाइम पे जो केमिकल्स वगैरह हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। अब इन ग्रे वाटर को एक तरह से स्टोर करने के लिए या फिर रिसाइकल करने के लिए यहाँ पे अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए।
अलग अलग स्टेजेस पे लिए गए, जैसे कि हाउस होल्ड लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे और विलेज लेवल पे। तो इस रिसाइकलिंग प्रोसेस के अंदर अलग अलग जो पिट्स हैं उनको बनाया जाएगा, ताकि जो पानी है हाउस होल्ड का, जो यूज वाटर है, इन पिट्स के अंदर जाकर ये क्या हो जाए, एक तरह से स्टोर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए इस सुजलम कैंपेन को लॉन्च किया गया था। 2021 के अंदर सुजलम 1 को लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है तो इसीलिए सुजलम 2 को भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। आपने याद रखना है कि ये ग्रे वाटर को रिसाइकल करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं BBNJ ट्रीटी के बारे में। सबसे पहली बात तो BBNJ की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ये जो ट्रीटी है अभी बनी नहीं है ये ट्रीटी, इसके लिए जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हैं वो कंडक्ट करवाई जा रही हैं और यहाँ पे नेगोशिएशंस वगैरह हो रही हैं कि इस ट्रीटी के अंदर अलग अलग स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड किया जाए। अब बता देती हूँ कि ये ट्रीटी किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि जो UN क्लॉज है, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, कि सी के अंदर कितना हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी मेरीन रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ किया जाना चाहिए, उसके लिए ये लॉ था। अब यहाँ पे इन्होंने BBNJ ट्रीटी को भी लॉन्च करने की बात करी है। तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो रिसोर्सेज लाई करते हैं उसको तो चलो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर उसको रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड क्या, उसके बियॉन्ड जो रिसोर्सेज है उसको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग ही BBNJ जो ट्रीटी है इसको एक तरह से नेगोशिएट किया जा रहा है। तभी यहाँ पे इसको बोल दिया है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करना है बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। दैट मीन्स जो कंट्रीज की ज्यूरिसडिक्शन होती है वो टेरिटोरियल सी में होती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में होती है। इसके बियॉन्ड वाली जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, इसी के रिगार्डिंग इस ट्रीटी को लाया जा रहा है। तो अभी ये नेगोशिएशंस वाले उसमें ही है, मोड में ही है, अभी तक नहीं साइन हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में। तो यहाँ पर 2 टेम्परेचर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और एक है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो अगर मैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि जो थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी है वो एक तरह से डिटर्मिन करता है कि हमारे आसपास कितना टेम्परेचर है। ठीक है, तो उसको हम नॉर्मली बोल देते हैं ड्राई टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ पे टेम्परेचर के साथ साथ ये जो ह्यूमिडिटी है उसको भी मेजर करते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर, चलो टेम्परेचर तो 35 डिग्रीज है लेकिन वहाँ पे कितनी ह्यूमिडिटी है। तो ये जो नॉर्मल थर्मोमीटर्स हैं वो इस चीज़ को नहीं रिकॉर्ड कर पाते, इसीलिए यहाँ पे दूसरे थर्मोमीटर्स हैं जो कि आसपास की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। अब वेट बल्ब जो टेम्परेचर है वो इस चीज़ पे बेस्ड है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, और जैसे ही स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग की वजह से जब इवेपोरेशन होती है उस स्वेट की, तो वो कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। अब जैसे ही हमारे आसपास की ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो हमारा जो स्वेट है वो इवेपोरेट नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट नहीं आ पाएगा, और उस वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे टेम्परेचर को वेट बल्ब टेम्परेचर कह रहे हैं, जिसके बियॉन्ड जो ह्यूमंस अपने टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट ना कर पाएं, तो ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। आई होप आपको यहाँ तक वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली के बारे में। तो रिसेंटली इसकी भी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP कह देते हैं जिसका कि हेडक्वार्टर्स नैरोबी केन्या के अंदर है। अब इसके अंदर एक गवर्निंग बॉडी है जिसको हम बोल रहे हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली। तो ये जो असेंबली है ये ऐसे रेजोल्यूशंस को पास करती है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हों। तो एक तरह से ये लार्जेस्ट गवर्निंग बॉडी है हमारे ऑल ओवर दी वर्ल्ड की, जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ डिसीजंस लेती है। ऐसे ही इस असेंबली के अंदर इन्होंने कुछ थीम भी रखा था। तो इनकी थीम क्या थी, आपने एक बार याद रखनी है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। कि जैसे कि आपको पता है हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिनको हम 2030 तक पूरा करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं UNEP की एनुअल फ्रंटियर्स रिपोर्ट के बारे में, जो कि एक पर्टिकुलर नाम से यहाँ पर लॉन्च हुई है जिसका नाम है नॉइज ब्लेजेस एंड मिसमैचेस।
इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये बताया है कि कैसे नॉइस पोल्यूशन होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें उन्होंने बताई, जैसे कि अर्बन नॉइस पोल्यूशन की वजह से कैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। इन द सेम वे जो जंगलों में आग लग रही है उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। फिनोलॉजिकल शिफ्ट्स क्या हो रही हैं? फिनोलॉजिकल शिफ्ट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि एक पर्टिकुलर इवेंट जो कि पहले फॉर एग्जांपल किसी मंथ में होता था, मान लो मई के मंथ में होता था, अब क्योंकि यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो वो मई के मंथ से अगले मंथ में शिफ्ट कर गया है। तो ऐसी चीज़ों को हम फिनोलॉजिकल शिफ्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं माइग्रेटरी बर्ड्स की यहाँ पे बात करूँ तो पहले कौन से मंथ में आते थे और कैसे पोल्यूशन की वजह से उनका जो माइग्रेशन है वो एक मंथ से दूसरे मंथ में शिफ्ट हो गया है। तो ऐसी चीज़ों को हम फिनोलॉजिकल शिफ्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंट इमरजेंसी के बारे में। तो रिसेंटली जो पेरू है, जो कि साउथ अफ्रीकन कंट्री है, उन्होंने एक 90 डेज इन्वायरमेंट इमरजेंसी को घोषित किया है। वो इसीलिए घोषित किया है क्योंकि आसपास वाले रीजन में, जो पैसिफिक ओशन वाला रीजन है, वहाँ पे ऑयल स्पिल्स हुए हैं। कौन सी ऑयल स्पिल्स हुए हैं? तो यहाँ पे एक रिफाइनरी है जिसका नाम है पेम्पीला रिफाइनरी। इसके आसपास एक यहाँ पे बेसिकली वॉल्केनो आ रहा था, टोंगा वॉल्केनो, उसकी वजह से यहाँ पे जो ऑयल वगैरह है शिप्स में से स्पिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे इस कंट्री ने इमरजेंसी को घोषित कर दिया है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऐसे सोर्सेज से हम इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं जो सोर्सेज कभी भी खत्म नहीं होंगे। जैसे कि धूप की, जैसे सोलर एनर्जी है, वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन द सेम वे विंड एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन द सेम वे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कुछ रिन्यूएबल मेथड्स हैं। अगर मैं नॉन रिन्यूएबल मेथड्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स और कोल वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है उसको हम नॉन रिन्यूएबल मेथड्स बोलते हैं, क्योंकि कभी ना कभी वो जो फॉसिल फ्यूल है और कोल है वो कभी ना कभी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए उसको नॉन रिन्यूएबल बोल दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि हमारा जो अभी तक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसमें से 150 गीगावाट जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही है। अब इस रिन्यूएबल सोर्सेज में भी अलग अलग सोर्सेज होंगे ऑफ कोर्स, जैसे कि सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो 48 गीगावाट है। इन द सेम वे विंड जो है वो 40 गीगावाट के अराउंड है। नेक्स्ट इज जो स्मॉल हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो अराउंड 5 गीगावाट के अराउंड है। इन द सेम वे अगर मैं लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 46 गीगावाट जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो यहाँ पे लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट से प्रोड्यूस हो रही है। तो कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसमें से सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कौन सी एनर्जी का है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है जिसके द्वारा ये बोला गया कि हमारी जो विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसमें हमारी जो कंट्री है वो 4th लार्जेस्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा विंड का यूटिलाइज कर सकते हैं टरबाइंस को घुमाने के लिए और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं COP26 के बारे में, जो कि है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26। अगर मैं COP26 के बारे में बात करूँ, सबसे पहले तो कौन सी ऐसी कन्वेंशन है जिसकी ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कंडक्ट करवाई जा रही थी, तो ये है UNFCCC की। जैसे मैंने आपको पहले पिछली वाली स्लाइड में कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की COP15 बताई थी, इन द सेम वे क्लाइमेट चेंज के लिए जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इसकी ये कॉन्फ्रेंस नंबर 26 है। आपको पता होगा कि 1992 के अंदर जो अर्थ समिट हुआ था वहाँ पे अलग अलग कन्वेंशंस निकल के आई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लाइमेट चेंज की थी, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की थी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की थी। तो यहाँ पे जो UNFCCC है उसकी जो COP26 है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर कंडक्ट करवाई गई। तो यहाँ पे अलग अलग टारगेट्स जो हैं उसको अचीव करने की बात करी गई। एक बार देख लेते हैं कि हमारे इंडिया के जो टारगेट्स हैं कि हम क्या क्या अचीव करने वाले हैं। जैसे कि हमने बोला कि 2030 तक हम जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं उसमें से 500 गीगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल के सोर्सेज से होगी, दैट मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी से होगी। इस COP26 के अंदर और भी बातें करी गई, जैसे कि जो नेट ज़ीरो एमिशन है वो हम कब तक अचीव करेंगे। तो यहाँ पे जो इंडिया का टारगेट है नेट ज़ीरो एमिशन का वो है 2070 तक का। इन द सेम वे जैसे USA ने बोला कि हम 2050 तक। अब यहाँ पे नेट ज़ीरो एमिशंस होते क्या हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है
उस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड को आप कोई ना कोई पर्पसेस से, जैसे कि एफॉरेस्टेशन के पर्पसेस से आप उसको रिकैप्चर कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो नेट एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो एक तरह से जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इन द सेम वे चाइना ने बोला कि हम 2060 तक नेट जीरो एमिशंस को अचीव कर लेंगे। तो आपने ये पांचों के पांच जो इंडिया के टारगेट्स हैं इनको याद करके जाना है, ये पेपर में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको UNFCCC के बारे में तो बता ही दिया कि 1992 में बनी थी। क्लाइमेट चेंज को एक तरह से प्रोहिबिट करने के लिए इसको बनाया गया था। इसकी हर साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुए वो उसको कंडक्ट करवाया जाता है, जैसे कि अभी रिसेंटली 2021 के अंदर हुई थी COP नंबर 26। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लू ब्लॉब के बारे में। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन वाले रीजन में देखने को मिला है। इसके रिगार्डिंग अलग अलग स्टडीज वगैरह आई गई। कई स्टडीज ये बोल रही हैं कि ब्लू ब्लॉब एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर नॉर्थ अटलांटिक ओशन वाले रीजन में ठंडा टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है और इसकी वजह से जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग है वो स्लो डाउन हो रही है। तो आपने ब्लू ब्लॉब के बारे में इतना याद रखना है कौन से रीजन में हो रही है और इसकी वजह से क्या हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ स्पीशीज के बारे में, जैसे कि जो ब्लैक बक है, कौन से रीजन्स में ये देखने को मिलती हैं और इसका IUCN स्टेटस क्या है। तो अगर मैं ब्लैक बक की बात करूं तो हमारे इंडिया की अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनमें ये स्पीशीज देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इसका जो IUCN स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है। इवन यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है उन्होंने ब्लैक बक की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे एक फॉरेस्ट रिजर्व बनाया है जिसका नाम है मेजा फॉरेस्ट रिजर्व, जो कि इलाहाबाद के आसपास लाई करता है। तो ये आपको ब्लैक बक की IUCN स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए और कौन कौन सी स्टेट्स में ये लाई करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में, जो कि रिसेंटली नागालैंड के माउंटेन्स में बहुत ही ज़्यादा हाई एलिवेशन पे देखने को मिले हैं, लेकिन अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लो एलिवेशन पे लाई करते हैं। ज़्यादातर एवरग्रीन जो रेन फॉरेस्ट है उसके अंदर लाई करते हैं। अगर मैं बात करूँ क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में तो जितनी भी आपकी लार्ज वाइल्ड कैट्स हैं, जैसे कि आपका टाइगर हो गया, देन इज लायन हो गया, उनमें से सबसे छोटी जो कैट है आपकी वाइल्ड कैट ये है क्लाउडेड लेपर्ड। इसका आपने IUCN स्टेटस याद रखना है, दैट इज वल्नरेबल है। इन द सेम वे आपने याद रखना है कि कौन कौन से रीजन्स में ये देखने को मिलती है। इवन ये मेघालय का स्टेट एनिमल भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिशिंग कैट के बारे में। तो ये एक कैट की स्पीशीज है जो कि ज़्यादातर रात को ही बाहर निकलते हैं, तो ये एक तरह से नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं। इसके अलावा ये ज़्यादातर वेटलैंड्स वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल का सुंदरबंस वाला रीजन हो गया, मैनग्रोव्स फॉरेस्ट हो गया, तो वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इवन वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल भी है फिशिंग कैट। तो आपने इसका जो IUCN स्टेटस है वो याद रखना है, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। ये जो फिशिंग कैट का IUCN स्टेटस है ना वो वल्नरेबल से इंडेंजर्ड और इंडेंजर से वल्नरेबल चेंज होता रहता है, तो ये ज़्यादातर न्यूज़ में रहते हैं, इसलिए आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलर बियर्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं वो ज़्यादातर जो आर्कटिक वाला रीजन है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जितनी भी आपकी आइज शीट्स हैं उसके ऊपर देखने को मिलते हैं। इनकी बॉडी के अंदर ऐसा अलग अलग चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इनकी थिक फर है जो कि इनको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करने का एक तरह से एबिलिटी देती है। इसके अलावा आपने पोलर बियर का जो IUCN स्टेटस है जो कि वल्नरेबल है, इसको भी याद रखना है। और आपने ये भी याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं, आइस शीट्स वगैरह हैं वो मेल्ट कर रहे हैं, इसी वजह से जो पोलर बियर की हैबिटेट है उसको लॉस हो रहा है और उसकी वजह से जो पोलर बियर और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइंट पांडा के बारे में, जिसका कि IUCN स्टेटस रिसेंटली इंडेंजर्ड से वल्नरेबल की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया है। अगर मैं जाइंट पांडा के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो ज़्यादातर ये बैम्बू के पेड़ों के ऊपर रहते हैं और वही इनका खाने का सोर्स है। उसी हिसाब से इनके अंदर जो मॉडिफिकेशन है, चाहे इनकी रिस्ट बोन को इनलार्ज होना हो, चाहे जो इनके मोलर टीथ्स हैं उनका ब्रॉड होना हो, तो यहाँ पे बैम्बू को खाने के लिए इनके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं। इवन इसको होल्ड करने के लिए भी इनकी जो रिस्ट बोन होती है वो इनलार्ज हो जाती हैं। इवन जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, दैट इज WWF है, उनका भी सिंबल जो है वो जाइंट पांडा ही है। तो जब से WWF जो है वो बना है तब से इनका सिंबल जाइंट पांडा ही है, आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, जो कि न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि राजस्थान वाले रीजन में जितने भी नेशनल पार्क्स वगैरह हैं जिनमें जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलती है, तो वहाँ पे वायरिंग होने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स लगाने की वजह से इनकी जो हैबिटेट है उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करूँ तो अलग अलग रीजन्स के अंदर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश वाले रीजन में
इसको सोन चिरैया कहा जाता है। इन द सेम वे राजस्थान वाले रीजन में गोदावन नाम से जाना जाता है और महाराष्ट्र वाले रीजन में मलधौक नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं बात करूँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के खाने के बारे में, तो ये ओमनीवोरस होती है। दैट मीन्स ये एक तरह से छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी खाती है, इवन ये जो क्रॉप्स वगैरह हैं उसको भी खाती है। अगर मैं इसकी IUCN स्टेटस के बारे में बात करूँ तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में लाई करती है। दैट मीन्स इनकी जो हैबिटेट लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत कम नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है इनकी रह चुकी है। अगर मैं बात करूँ अलग अलग टाइप ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो कि हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि लेसर फ्लोरिकॉन हो गया, बंगाल फ्लोरिकन हो गया, और कौन कौन से रीजन्स में ये देखने को मिलती है, ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान वाले रीजन के अलग अलग जो नेशनल पार्क्स यहाँ पे बने हुए हैं वहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केसरे हिंद के बारे में। तो ये एक बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है जो कि अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलती है। इवन अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई भी इसको कहा जाता है। अगर मैं इसके IUCN स्टेटस की बात करूं तो ये नियर थ्रेटन की कैटेगरी में आती है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में लाई करती है। इसका जो कलर होता है वो इसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से इसका नाम रखा गया है, और ज़्यादातर ये अरुणाचल प्रदेश के एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आपके यहाँ तक जितने भी इन्वायरमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो चुके हैं। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट की कुछ रिपोर्ट्स हैं वो हम रैंक्स एंड रिपोर्ट वाले सेक्शन में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।